आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज से आपका हो गया है आगाज। ठीक है सर, हमने आपको 2 दिन पहले नोटिस दिया था कि हम लाने वाले हैं मेगा सेट, मेगा टेस्ट नहीं मेगा सेट। ये 10 मेगा सेट हम आपको करवाएंगे सर। वो 10 ऐसे मेगा सेट है सर जो आपके एग्जाम के लिए अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी मेगा सेट में होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेगा सेट का मतलब है सर सिलेक्शन। ठीक है, हाँ मेरा सिंपल फंडा एक ही है कि ये 10 मेगा सेट बराबर सिलेक्शन। तो ठीक है, आज से आपका हो गया है आगाज। तो अब बस हो जाओ तैयार, अपने पास एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाना मेरे भाई। और जो लोग सर मतलब इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। ठीक है, वहां पे मेगा सेट का एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया। ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पे जाइएगा सर, सारे क्लासेस को कर दीजिएगा धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फंसेगा सर। हाँ ठीक है सर, चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत। थोड़ी सी सर क्लास इधर ज़्यादा डिसमिस हो गया था, तो माफ़ करना मेरे भाई। लेकिन सर वो हर दोस्तों तक शेयर कर देना इस क्लास को। जिन दोस्तों को सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है तो शेयर तो करना बनता है ना, क्योंकि सर पढ़ो चाहे इन्हें उन्हें कहीं से, लेकिन सिलेक्शन वाला सवाल तुमको मिलेगा यहीं से। ठीक है, चलो आते हैं 1 नंबर सवाल। आप जरा अपने कॉपी कलम लेकर के बैठना और मेरे साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलना। ठीक है सर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। कहता है एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस, इसी तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा। अच्छा, सवाल समझा कि नहीं समझा? कहता है ना कि एक तापमापी पर हिमांक 25 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस, इसी तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा क्या? देखो सर, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, C/100 क्या होता है मेरे भाई? C/100 बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको लिखो ना, T माइनस T1 बट्टा T2 माइनस T1, ऐसे इसको कर दो। ठीक है सर, हमने क्या बोला है कि जब आपको सवाल का क्वालिटी ऐसा दिखे, ठीक है, कैसा दिखे? ऐसा दिखे, और आपसे पूछ देगा सर क्वथनांक जब आपको दिया रहे डिग्री सेल्सियस में और हिमांक आपको दिया रहे डिग्री सेल्सियस में, और आप तापमापी इतना दिया रहे और आपसे पूछ देगा ताप क्या होगा। ये ताप पूछा मतलब टेम्परेचर पूछा, मतलब टी का मान पूछा। ठीक है, ये ताप पूछा, इसका मतलब टेम्परेचर पूछा, इसका मतलब वो टी का मान पूछा। ठीक है, आइएगा। अच्छा, पहले ये समझिएगा सर कि इसमें T1 और T2 और C का वैल्यू क्या होगा। हमें कहता है तापमापी 60 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, तापमापी कितना है? ये 60 डिग्री सेल्सियस पर तापमापी है। इसका मतलब है कि C बराबर कितना हो जाएगा? ये C बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब कहिएगा सर जी कि T1 का मान क्या होगा? तो T1 का मान हो जाएगा 20 डिग्री। T1 का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। और ये T2 का मान कितना हो जाएगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, हाँ हमसे पूछा T का मान टेम्परेचर। हमने क्या बोला है कि जब भी सवाल में, देखो आप अगर सवाल को बनाते हैं तो सवाल से पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली सवाल में दिया हुआ क्या क्या है। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या और निकालना क्या, तब तक मैं सवाल बनेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। हमें कहता है एक तापमापी पर हिमांक, जो हिमांक होगा वो कहलाएगा T1 का वैल्यू। हमने क्या बोला? जो हिमांक होगा वो कहलाएगा T1 का वैल्यू, तथा क्वथनांक, और जो क्वथनांक होगा वो कहलाएगा T2 का वैल्यू। कहता इस तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का ताप क्या होगा। ये तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा तापमापी जो होगा सर वो C का मान कहलाएगा, है ना। लेकिन हमसे पूछा 60 डिग्री सेल्सियस पर ताप क्या होगा। ताप मतलब T का वैल्यू क्या होगा, हमें ये वाला T निकालना है। चलिए आते हैं सवाल की दुनिया में। C/100 यानी 60/100 बराबर T माइनस T1। अच्छा, T का वैल्यू हमको निकालना है और T1 का वैल्यू कितना है? 20 है, बट्टा T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है? 150 है, माइनस T1 का वैल्यू कितना है? 20 है। चलिए आते हैं सर हम लोग सवाल की दुनिया में, आगे लेकर के चलते हैं सवाल को। अब देखिए, इसको जरा काट दीजिएगा सर, मजा आ जाएगा। इसको 0 से 0 पहले मार दो, खोपचे में चल जाएगा। ये 6 है, नीचे 10 है। 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 10 को काटेंगे तो 5 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 बट्टा कितना? 5 बराबर। यहाँ पे T माइनस 20 यानी T माइनस 20 बट्टा
इसको घटाइएगा सर तो 130 आएगा, 150 में से 20 घटेगा तो ओनली फॉर 130 आएगा। इसको इससे गुना कर देना, ठीक है। जब इसको इससे गुना करेंगे ना, हालांकि इसको काट दो ना, इसको गुना कर दो पहले, 3/5 गुने में 130, क्योंकि ये बट्टा में 130 तो होने जाएगा गुना में 130, बराबर में कितना है t-20। इसको काटिएगा सर तो बड़ा अच्छा से कटेगा ये, ठीक है। 5 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बार में बच गया कितना सर यहाँ पे 3 बच गया और 0 ने 30 हो गया, 6 पच्चे 30, 26 बार में 26 दूना 26 दिया कितना, छोतिया 18 के 8 और 3 दूनी 6, एक कितना 7, 78। ये -20 तो होना आएगा +20, अब बराबर में कितना t, इसको जोड़िएगा सर तो ये 98 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी t का मान, यानी जो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा वो हमारा 98 डिग्री सेल्सियस होगा। जो लोग कहता था कि एसके साइंस क्लासेस पे हैवी सवाल सच में होता है, आज उसको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हैवी न्यूमेरिकलो होता है। देखो सर, हम वो इंसान है मेरे भाई जो हम अपनी ताकत को नहीं दिखाते हैं, हम वो इंसान है जो आपको ताकत दिखाने लायक बनाते हैं। सर टीचर आज यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हो गए हैं ना, जो लोग सिर्फ हार्ड सवाल को लाते हैं और अपने आप को औकात में बताते हैं। नहीं सर, बच्चे को औकात में बनाना है, ठीक है। तो हम आपको तीनों टाइप का सवाल करवाते हैं सर। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होते हैं, मतलब नॉर्मल सवाल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ एकदम इजी सवाल होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ये तीनों टाइप का सवाल पूछता है। आपका एग्जाम सिर्फ हार्डे नहीं पूछता, आपका एग्जाम सिर्फ नॉर्मली सवाल नहीं पूछता, आपका एग्जाम सिर्फ ईजी सवाल नहीं पूछता, आपका एग्जाम ये तीनों टाइप का सवाल पूछता है। तो आप हमारे साथ डेली 10 बजे जुड़िए ना, हम आपको हर टाइप का सवाल करवाएंगे। चलो आते हैं सर सवाल नंबर 2 की तरफ। आज तुम लोग सोच रहे हो कि सच में मास्टर पागल हो गया क्या, एकदम हैवी सवाल एकदम करवा रहा है। चलो सर आना सर, देखो जब हम कह दें आपको पहले बोल दिया ना रे कि ये 10 मेगा सेट बराबर सिलेक्शन सरकारी कॉलेज तो मिलेगा तो मिलेगा। चलो आते हैं सर, कहता ना कि एक आंशिक बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिलीलीटर द्वारा भरा है। अच्छा कहता है क्या सर कि एक आंशिक बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिलीमीटर द्वारा भरा है, ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर द्रव का तल 250 मिली के चिन्ह तक बढ़ जाता है, द्रव का आभासी प्रसार क्या होगा। देखो सर सबसे पहले ये समझना कि सवाल कुछ थोड़ा सा कुछ सवाल में कुछ वर्ड जो है ना सर वो कहीं कहीं छूट गया है, ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा कर देते हैं। कहता है एक आंशिक बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 मिलीलीटर द्वारा भरा है, ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर द्रव जो है वो इतना तल मिलीमीटर चिन्ह तक बढ़ जाता है, द्रव का आभासी प्रसार क्या होगा। सबसे पहले समझना कि आभासी प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है। आभासी प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, आभासी प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है। आभासी प्रसार गुणांक बराबर होता है डेल्टा भी बटा भी गुने डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा भी बटा भी गुने डेल्टा टी। हमने क्या बोला, डेल्टा भी बटा भी गुने डेल्टा टी। अब यहाँ पे जरा सोचिएगा, ये डेल्टा भी बटा भी गुने डेल्टा टी, इसके जगह हम लोग क्या क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से ऐसे सोचिएगा, ये डेल्टा टी का मान क्या होगा, ना देखो तो जीना भरे आज सर देखो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, तो डिग्री डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर मतलब ताप, ठीक है। ये टी का मतलब क्या होता है, ताप मतलब टेम्परेचर। तो अब देखो पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो दोनों को माइनस कर दो, यानी 50 डिग्री में से 0 डिग्री को माइनस करेंगे तो 85 डिग्री हो जाएगा। आ जाना, ये हमारा डेल्टा भी का मान हो गया, यानी डेल्टा भी का मान कितना हो गया 50 बटे में भी क्या है सर, ऐसे सोचना 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना मिली, इसका मतलब ये जो हमारा कहलाएगा वो भी का मान कहलाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया भी का मान कितना 200 गुने डेल्टा टी क्या होगा सर, ये डेल्टा टी क्या कहलाएगा। अब सोचना ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना मिली तो 50 डिग्री सेल्सियस पे 205 मिली, तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, तो 205 में से 200 के माइनस कर देना, यानी ये हो गया 5 मिली, यानी डेल्टा टी की जगह 5 कर दो। अब जरा ऐसे काटो सर, देखो यहाँ से काट देना, पहले ऐसे काटना सर, यहाँ से छोड़ो, ऊपर 50 लिखो, सॉरी
फिर गड़बड़ हो गया। डेल्टा टी, फिर तो यहाँ डेल्टा टी का मान सर, डेल्टा टी का मान डेल्टा टी का मान यहाँ से आना। हाँ ऐसे देखो सर, ये यहाँ से ऐसे देखो, हाँ ये डेल्टा टी, डेल्टा भी तो ऊपर आने दो, ठीक है। पहले डेल्टा टी का मान रखो, तो यहाँ पे डेल्टा भी, पहले भी बता दो क्या होगा। तो भी देखो ये होगा 200 मिली, ठीक है। आ जाना गुने ये डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी यहाँ पे 50 है। अब आ जाना ये डेल्टा भी क्या होगा, तो अब सोचना डेल्टा भी क्या होगा। इसमें से इसको माइनस कर देना, क्योंकि 0 डिग्री पे 200 मिली और 50 डिग्री सेल्सियस पे 205 मिली, यानी हमारा ये जो डेल्टा भी का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 205 में से 200 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। इसको काट देना सर इससे, तो 5 बार में 10 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर हो गया 1/, और ये 10 को गुना कर देंगे इससे, तो हो जाएगा कितना, 4 जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो हो गया सर, और इससे जब गुना करो तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट करके समथिंग्स होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, रुक जाओ, ये कितना हो जाएगा, ऐसे सोचना, ऐसे गुना करना, इसको 0 से गुना कर दो तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, और ये 10 को गुना करो 2 से, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी पे 4 जीरो हो गया, ठीक है। यानी अब सोचना सर, ये हमारा प्रति डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो गया, ये हमारा डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या करना है कि इसको ऊपर कर दो, ठीक है। जब इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसको ऊपर करो ना, अच्छा इसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 पे पावर 4, इसको इस पूरा को लिख सकते हैं 2 गुने 10 पे पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 10 जीरो है, 4 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1000, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 4। ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको ऊपर भेज दो, जब ऊपर भेजेंगे ना सर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा बुझाया कि नहीं बुझाया दिल तक गया कि नहीं गया सर, गया ना। तो सवाल थोड़ा सा सर टेढ़ था, बस यहाँ पे समझना था, इसी में रिलेशन मेन है, ठीक है। इसको करेंगे सर तो भी निकलेगा, इसको करेंगे तो सर डेल्टा टी निकलेगा, टी का मतलब टेम्परेचर होता है, यहाँ से समझ लेना, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये 3 नंबर सवाल क्या कहता है जी, है हिम्मत तो लगा दो जोर, लेकिन देखते हैं जीतता है बाजी कौन चलो आते हैं सर, कहता है ना कि एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस तथा 141 डिग्री सेल्सियस मापते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप में गलती है। सवाल समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, हम समझाते हैं। कहता है एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट, यहाँ समझना, कहता है एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर और एक कहता है दोषयुक्त फ़ारेनहाइट। मतलब जो थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट जो माप रहा है, थर्मामीटर सेंटीग्रेड तो ठीक माप रहा है, लेकिन ये जो फ़ारेनहाइट जो माप रहा है सर, वो दोषयुक्त फ़ारेनहाइट है, मतलब गलत फ़ारेनहाइट है। तो वो गलत फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस और 141 डिग्री सेल्सियस मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप में गलती है कितना। अगर वो फ़ारेनहाइट पहले से ही बता दिया कि वो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस जो है वो गलत माप रहा है, तो आखिरकार में जो दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है वो कितना गलत माप रहा है, हमको ये बताना है। जब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की बात हो, जब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की बात हो, तो वैसे केस में एक फार्मूला होता है C/5, C/5 बराबर F-32, F-32 अब बट्टे में कितना सर, तो F-32/9। हमने क्या बोला है कि जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की चर्चा हो तो वैसे केस में यही वाला फार्मूला हमको लगाना है। यहाँ पे साफ शब्दों में बोल दिया कि एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस तथा 141 डिग्री सेल्सियस मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप में होगी क्या हो, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप में गलती है कितना। अच्छा सी का मान क्या कहलाएगा सर, तो सी का मान कहलाएगा 60 डिग्री सेल्सियस बटे में कितना 5 माइनस बराबर ये फ़ारेनहाइट कितना मापता है, फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट 141 मापता है, सेंटीग्रेड थर्मामीटर मापता है 60, तो 141 जो माप रहा है तो वो कितना गलती माप रहा है, माइनस में 32 हो जाएगा, बटे में कितना 9 हो जाएगा। आ जाइएगा सर
बट्टे में कितना 9। अच्छा रुक जाओ, यहाँ से तुम f का माने निकाल दो, रुक जाओ, f निकालना है सर, 32 बट्टा कितना 9। समझ में आया कि नहीं है? इस बोला ना कि एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप इतना डिग्री सेल्सियस और इतना डिग्री मापते हैं। सेंटीग्रेड तो ठीक है 60 डिग्री माप रहा है, लेकिन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना फ़ारेनहाइट होनी चाहिए हमको ये बताना है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना फ़ारेनहाइट होनी चाहिए हमको ये बताना है। तो f का मान निकालना है, लेकिन हमें ओरिजिनल f ये दिया हुआ है, नया वाला f निकालते हैं सर। इसको इधर जाएगा तो इसको काटो ना सर, ये हो जाएगा कितना 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एक यानी कितना 5 दूनी 12 25 60 5 दूनी 10 12 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से इधर भाग कर दो तो 12 गुने 9 हो जाएगा, बराबर में f माइनस 32 हो जाएगा सर। इसको गुना कर दो, 9 दूनी 18 और 9 और एक कितना 10, इसको इधर लाओ तो प्लस 32 हो जाएगा, बराबर में कितना f हो जाएगा। इसको करो सर तो 8 2 10 3 1 4 140 हो गया। मतलब जो नया वाला फ़ारेनहाइट है वो कितना आ गया 140, लेकिन वो गलती मापा कितना 141। मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए, लेकिन वो 141 कर दिया। तो ओरिजिनल फ़ारेनहाइट क्या होगा, f डैश कर दो। तो गलती कितना मापा 141, ओरिजिनल कितना है 140, बराबर कितना 1 फ़ारेनहाइट। यानी वो 1 फ़ारेनहाइट क्या मापा, गलती मापा। कितना फ़ारेनहाइट गलती मापा, 1 फ़ारेनहाइट गलती मापा। यानी कहने का सेंस है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए, लेकिन वो कर दिया 141 फ़ारेनहाइट। तो कितना गलती मापा, 1 गलती मापा। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है आइस्पात और तांबे की बनी द्रवी धात्विक पत्ती गर्म करने पे क्या होता है। कहा ना कि आइस्पात और तांबे की बनी द्रवित धात्विक पत्ती गर्म करने पर क्या होता है, टेढ़ हो जाता है, टेढ़ जाती है, सीधी रहती है, इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तर की ओर रहता है। इस तरह मुड़ती है कि आइस्पात उसके उत्तल की ओर रहता है, उत्तल की ओर रहता है। अब यहाँ समझना सर, हमें कहता है आइस्पात और तांबे की बनी द्रव धात्विक पत्ती, मतलब आइस्पात और तांबा मिलकर के एक धात्विक पदार्थ बना है। ठीक है सर, अब उसे गर्म करने लगा, और जब गर्म करने लगा तो आइस्पात किधर जाएगा और तांबा किधर जाएगा, क्योंकि गर्म करने लगा तो वो मतलब पूरा हीट हो जाएगा। जब हीट हो जाएगा सर तो वो पिघलना चालू करेगा, तो पिघलना जब चालू करेगा तो तांबा कैसे पिघलेगा, आइस्पात कैसे पिघलेगा, हमें यही बताना सर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमको यही बताना है। तो अब यहाँ पे समझना, टेढ़ी जाती गलत बात है, सीधी जाती गलत बात है। इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है। तांबा जो है सर उसके उत्तल मतलब ऊपर की दिशा में रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जब भी सवाल आपको बोले कि तांबा और आइस्पात से मिला एक धात्विक बर्तन बनता है, बर्तन या कुछ भी बोल देगा धात्विक, तो तांबा और आइस्पात से मिला एक धात्विक पदार्थ बनता है। अब उसे गर्म किया जाता है, तांबा और आइस्पात से मिलकर के एक धात्विक पदार्थ बनता है, फिर उसे गर्म किया जाता है, तो उसका स्थिति कैसा होगा। तो जब दोबारा उसको गर्म किया जाएगा सर तो इस तरह मुड़ जाती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है, तांबा ऊपर की ओर रहता है और आइस्पात नीचे हो जाता है। हाँ, क्योंकि पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो तांबा ऊपर की ओर जाएगा, आइस्पात नीचे की हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ये सी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 5 की तरफ। ये 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दुगनी कर दे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, अब इधर समझना। यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दुगनी कर दिया जाए, अब समझना, ये धातु छड़ की लंबाई को करेंगे दुगनी, छड़ की लंबाई को करेंगे दुगनी। लंबाई को कितना गुना करेंगे सर, 2 गुना। जब लंबाई को 2 गुना करेंगे तो इसका आयतन, लंबाई को जब 2 गुना करेंगे सर तो आयतन उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा। हमने क्या बोला है कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दुगना कर देती तो, यदि किसी धातु के छड़ की लंबाई को अगर दुगना कर देंगे तो आयतन उसका उतना ही रह जाएगा। हमने क्या बोला है कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई
यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई अगर दुगना कर देंगे तो उसका आयतन उतना ही रहेगा। इस बात को जरा नोट कर लेना सर। और सवाल बड़ा हेवी भी था, क्वेश्चन बड़ा हेवी था, तो आपको हेवी बनना होगा सर। तो इसके लिए आपको अच्छे अच्छे सवाल पढ़ना होगा। सच में पहले आप ये बताना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर ये क्लास आपको सच में अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना सर। और अपने अपने दोस्तों तक शेयर तो करना बनता है मेरे भाई, क्योंकि संदीप कुमार को फैलाना आपके हाथ की मुट्ठी का खेल है सर। और जब सही चीज़ों को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे, फिर मैं भी वही करूँगा जो औरों कर रहा है सर। अच्छी चीज़ों को पहचानो और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाओ, इसमें आपका सहयोग और सपोर्ट होनी चाहिए सर। ठीक है सर। बस मैं तो कहूँगा सर, कहता है ना कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। बस हम यही कर रहा हूँ सर। बाकी आपके ऊपर हम सब कुछ छोड़ दिए, आपको हमें कितना आगे ले जाना है, टीचर को कितना आगे ले जाना है, एक बच्चे के हाथ की मुट्ठी का खेल है सर। ठीक है, आ जाना। हम आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है, वो कितना ताप है, वो ताप कितना है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बराबर होता है सर। वो कौन सा ताप है जहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। ना देखूं तो तेरे बिना मेरा मर जाबा, ना सोचूं तो तेरे बिना मेरा मर जावा। अब सर देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात को। जैसे ही बोलेगा आपको कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता हुआ है, अब इसको हम बनाते हैं सर इसका सॉल्यूशन। डिग्री सेल्सियस मतलब C बराबर F बराबर मान लेते हैं x। कहता है ताप जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पे बराबर रहता है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है, दोनों को हमने मान लिया x। हमने आपको वो फार्मूला पढ़ाया था C/5 बराबर F माइनस 32/9। जब भी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की चर्चा हो तो यही वाला फार्मूला लगाना। C/5 बराबर F माइनस 32/9, दोनों बराबर है तो इसको भी कर दो x/5 बराबर x माइनस 32/5। इसको इससे गुना कर दो, दोनों को उल्टा पुल्टा गुना करो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। ये कितना है, 5 है, बाकी नीचे में ये 9 है। ठीक है सर, आ जाना। ये 9 को गुना इससे करो तो 9x हो जाएगा। ये 5 से गुना इसके करो तो 5x हो जाएगा। ये 5 को गुना इससे करो तो माइनस है, 5 दूनी 10, 10 का 0 और 5 15, अब 15 कितना 16 यानी 160। अब क्या करना है, इसको इधर ला दो तो ये 9x ये इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर में कितना, इधर आएगा माइनस 160। इसको करो सर तो ये 4x हो जाएगा बराबर में माइनस 160। ये बट्टा में ला दो 4 तो हो गया माइनस 160 और बट्टे में कितना 4, 4 चौक 16, 4 बार में यानी 40 बार में कट जाएगा। यानी x का जो मान आया है वो -40 डिग्री, कितना -40 डिग्री सेल्सियस आ गया है। और वही -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या बराबर है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता हुआ है, वो कितना ताप है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे बराबर होता है। तो दोनों को हमने x मान लिया, C/5 बराबर F माइनस 32/9 यानी 5x/5 बराबर x माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हमने x का मान आ गया -40 यानी हमारा आंसर हो गया -40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, आ जाना सर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, कहता है आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती हुआ है। देखो सर, आणविक गतिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा, आणविक गतिज ऊर्जा, आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है, आणविक गति की ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। तो आणविक गति की ऊर्जा
उष्मा के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, जैसे बोलेगा ऊर्जा तो ऊर्जा का सीधे रिलेशन उष्मा के साथ। ठीक है, हमसे बोला ऊर्जा तो ऊर्जा का सीधा रिलेशन उष्मा के साथ। हमसे बोला ऊर्जा, ऊर्जा का सीधा रिलेशन उष्मा के साथ। हमसे कहा है कि आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती हुआ है तो उष्मा है। कहता है आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है तो उष्मा है मेरे भाई। वो क्या है तो उष्मा है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है तो वो उष्मा है, यानी कहने का सेंस ऑप्शन नंबर सी है। एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि सच में अगर सिलेक्शन पाना है तो सच्चे सच्चे वाले सवाल करना होगा। सच में ज़िंदगी में सिर्फ अपनी मम्मी पापा को खुश रखना है, अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा करना है, मम्मी पापा के फिक्र को फ़क्र में बदलना है, तो आप अभी से भी जाग जाओ मेरे दोस्त, मेरे साथी। हम तो इतना ही कहेंगे सर कि अब आपके पास टाइम ना के बराबर है और ये कम टाइम में बेहतर करना है तो इसके लिए आपको कम टाइम में बेहतर सवाल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़ोगे सिलेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, तो जिन किन्हीं को हम इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। सोचो सर कि हम आपके लिए लाए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जहां पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है। तो जिन किन्हीं को चाहिए मेरे भाई तो इसके लिए ना सर हम ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन जो लाए हैं सर, इसमें हमने 12 रातों से ज़्यादा जगा है, तब जाकर के सर हमने अपनी हाथों से पूरी गेस क्वेश्चन को लिखा है, विथ सॉल्यूशन के साथ लिखे हैं, विथ आंसर के साथ लिखे हैं। इससे ज़्यादा अब क्या करें। तो सच में सर आपको सिलेक्शन पाना है तो इसे पढ़ना होगा सर। ठीक है, तो जिन किन्हीं को चाहिए सर ये वाला, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम। ठीक है, पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, वही 72 वाले नंबर व्हाट्सअप नंबर पे, उसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। अगर आप खुद से नहीं पेमेंट करते हैं तो आप किसी से भी पेमेंट करवा करके पीडीएफ को ले सकते हैं सर। ठीक है, और अगर पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत होना सर तो वही 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में QR कोड स्कैनर लगा हुआ, आप वहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना सर, सवाल नंबर 8 की तरफ। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। ये 8 नंबर सवाल कहता है ना कि किसी गैस के ताप को 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। सर ए मास्टर कारी सवाल तो नहीं हार्ड बा जो सवाल देख के डरा उस सिलेक्शन से हटा, जो सवाल देख के लड़ा उस सिलेक्शन की ओर गया। सर हम हैं ना जिंदा भाई तो हर चीज संभव होगा। जिंदा है संदीप कुमार तो हर चीज संभव होगा। और सिलेक्शन और रिजल्ट का मतलब एक बार फिर से हंकार मचेगा एसके साइंस क्लासेस। ठीक है सर, आ जाना। क्योंकि देखो सर मैं तो कहता हूं सर कि मैं जिंदगी में बस एक ही चीज सोचता हूं कि अगर आपका भलाई नहीं कर सकता हूं तो आपका बुराई भी नहीं करूंगा हम। अगर आपको अच्छे रास्ता पे नहीं ले जा सकता हूं तो आपको गलत रास्ता पे नहीं ढकेल सकता हूं हम। ये मुझसे जिंदगी में नहीं होगा सर। और लोग यही चीज करके अपने आप को बेहतर साबित करते हैं और जब रिजल्ट आता है सर तो वो अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर लेते हैं। सर ये सब कुछ हमने देखा अपनी आंखों से और बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, बच्चे ने मुझे सब कुछ किया। सर मैं अपने आप को सोचता हूं कि अब उसे बदलना है और मैंने बदल दिया सर। अभी कुछ और बाकी है, उसे और बदलना है ताकि लोग जो बच्चे को मूर्ख बनाते हैं उन्हें खत्म करना है। बस इसमें आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए सर। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर हम अगले की तरफ। कहता है किसी गैस का ताप 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगा। हमसे पूछा औसत गतिज ऊर्जा, तो औसत गतिज ऊर्जा को हम लोग E1 वो लिखेंगे। E1 बट्टा E2 बराबर, हमने क्या बोला, E1 बट्टा E2 बराबर होता है T1 बट्टा T2, यानी पहला टेम्परेचर बता दूसरा टेम्परेचर।
आ जाना। E1 बोले तो पहला गतिज ऊर्जा, E2 बोले तो दूसरा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है सर, आ जाना। ना देखूं तो जीना भरे तेरे दिल को, आना सर। ये डिग्री सेल्सियस में है, कितना कितना डिग्री सेल्सियस है सर? पहला है 77 डिग्री सेल्सियस, यही ना है 77 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कितना है सर? 227 डिग्री सेल्सियस, यही ना है रे बाबा, हम पूछ रहे हैं यही ना है सर जी। हाँ, अब ये डिग्री सेल्सियस को ख़त्म करके केल्विन में बदल दो, तो ये 77 डिग्री सेल्सियस को ख़त्म करेंगे सर तो 273 से जोड़ करके केल्विन में बदल देंगे। ये 227 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 को ऐड कर देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। अब इसको जोड़ो सर, 7 और 3 10, 10 का 0, 7 और 2 14, 1 15 के 5, 2 1 3 यानी 350। और नीचे कितना हो जाएगा सर? 7 और 3 10, 10 का 0, 7 और 2 9 9 1 10, 10 का 0, 2 2 4 1 कितना 5 यानी 500। ऊपर 350 केल्विन, नीचे 500 केल्विन आ जाइएगा। यहाँ पे एगो 0 से एगो 0 पहले काट दो। अब यहाँ पे सोचना सर ये 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे सर तो 5 दूनी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 10 बार में। यानी कहने का सेंस है कि ये जो हमारा होगा E1/E2 बराबर 7:10। यानी कहने का सेंस है E1/E2 बराबर 7:10, 7:10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बस कर देना बस। आओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है सर, परेशानी है सर, तकलीफ है सर, तो मुझे बता देना सर, आपकी सारे तकलीफ़ों को मैं कर दूंगा यूँ ख़त्म। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर इतना ज़्यादा सवाल हम कैसे लिख पाएंगे अपने कॉपी में, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो कैसे क्या होगा अब? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है और टेलीग्राम में जाने के बाद आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम में जाने के बाद टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे ही टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। उसमें लगभग 15,000 लोग ज्वाइन होंगे। उसी आईडी को ज्वाइन कर लेना और उसी में जाकर के देखना, तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे डाला होगा, ये वाला पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, कोई छोड़ कर चली गई या चला गया, मेरा आईडी को ज्वाइन कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना। ठीक है, मेरा इंस्टा आईडी है संदीप-184240। जो फॉलो नहीं करेगा ना, उसका सपना में आएंगे रात के, तुम्हारे सिस्टम को ख़राब कर देंगे। चलो आते हैं सर, किसी को दिक्कत नहीं ना है? आ जाना। कहता है गर्म करने पर ठोसों में प्रसार होता है क्योंकि, गर्म करने पे ठोस में प्रसार होता है क्योंकि, जब गर्म करते हैं तो ठोस में प्रसार होता है क्योंकि, क्योंकि कहता है परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गलत बात। गर्म करने पे परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती ही नहीं है। कहता है परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गलत बात। परमाणुओं की कुल ऊर्जा बढ़ती है, गलत बात। स्थितिज ऊर्जा का वक्र पड़ोसी परमाणुओं की बीच संतुलित दूरी की समित है। हाँ, मतलब यही होगा, डी नंबर होगा। हाँ, कहा कि ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो होगा डी नंबर। हाँ, कभी भी नहीं सर, परमाणुओं की गतिज ऊर्जा कभी नहीं बढ़ती है गर्म करने पे। परमाणुओं की स्थिति ऊर्जा कभी नहीं बढ़ती है सर। परमाणुओं की कुल ऊर्जा भी नहीं बढ़ती है सर। तो ए बी सी नहीं होता, डी होगा, तो डी नंबर मार लेना। चलो आते हैं सवाल नंबर 10। कहता है 10 में कर देना बस। चलो सर, अच्छा ये 10 में 10 कितना लोगों का सही है, पहले ये क्वेश्चन को हम बताते हैं। कहता है किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस पीवी बराबर RT समीकरण का लगभग पालन करती है? कौन सी अवस्था में ये समीकरण का रूल पालन होता है? लगभग पालन होता है, पूरा नहीं बता रहा हूँ, लगभग पालन होता है। कौन सी अवस्था में, हमें ये जरा बता दो। कहता है सर किन अवस्था में वास्तविक गैस ये वाला रूल पालन होता है? उच्च दाब उच्च ताप पर, गलत बात। उच्च दाब और उच्च ताप पर नहीं होगा सर। निम्न दाब निम्न ताप पर, गलत बात। निम्न दाब उच्च ताप पर, सही बात। हाँ, ये वाला पीवी बराबर RT,
ये होगा निम्न दाब और उच्च ताप पर ये वाला रूल क्या होगा, पालन होगा सर, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल बनाने से पहले हम तो आपसे एक चीज पूछेंगे कि ये 10 में 10 कितने लोगों को सही है, ये 10 में 9 कितने लोगों को सही हुआ, ये 10 में 8 कितने लोगों को सही हुआ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आपको भी साथ में लड़ना होगा और अपने पास एक कॉपी और कलम लेकर के बैठना होगा। जैसे जैसे सवाल को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे तुम्हें सॉल्यूशन करना होगा और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होगा, ठीक है सर। चलिए आते हैं सर सवाल नंबर 11 की तरफ। कहता है वायु में 2 तरंगों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात इतना है, तो इन तरंगों की आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। सवाल बना देखो सर, सुनो इधर। N1 डेल्टा 1 बराबर N1 डेल्टा 1 बराबर N2 डेल्टा 2। कहिएगा सर ये N1 डेल्टा N1 और डेल्टा क्या है, ये मेरे को नहीं बुझाया, बता दे। ये जो है ना सर डेल्टा जो ये है ना, ये हमारा तरंग दैर्घ्य को बताता है। किसको बताता है, तरंग दैर्घ्य को बताता है। ये n जो है वो सर वो हमारा आवृत्ति को बताता है, ठीक है। आ जाना तो N1 पहला आवृत्ति, ये नीचे आएगा तो दूसरा आवृत्ति बराबर, ये इधर जाएगा सर तो पहला तरंग दैर्घ्य, सॉरी दूसरा तरंग दैर्घ्य, और ये इधर आएगा तो पहला तरंग दैर्घ्य। यानी N1 बट्टा N2 बराबर दूसरा तरंग दैर्घ्य बट्टा पहला तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी ये पहला तरंग दैर्घ्य है, ये हमारा दूसरा तरंग दैर्घ्य है। ये पहला तरंग दैर्घ्य, ये हमारा दूसरा तरंग दैर्घ्य है। यानी कहने का सेंस है दूसरा तरंग दैर्घ्य हमारा 5 है, पहला तरंग दैर्घ्य हमारा 3 है। यानी कहने का सेंस है कि N1 और N2 मतलब पहला आवृत्ति बट्टा दूसरा आवृत्ति बराबर 5 बट्टा 3। पहला आवृत्ति बट्टा दूसरा आवृत्ति बराबर 5 बट्टा कितना 3, यानी 5 बट्टा 3 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना बी। किसी को दिक्कत नहीं ना, ये बस ये फार्मूला याद रख लेना सर। हाँ, N1 डेल्टा 1 बराबर N2 डेल्टा 2, जहाँ पे N जो है हमारा आवृत्ति है और डेल्टा जो है सर हमारा वो तरंग दैर्घ्य को बताता है, ठीक है। यानी पहला आवृत्ति गुने पहला तरंग दैर्घ्य बराबर दूसरा आवृत्ति गुने दूसरा तरंग दैर्घ्य, इसे याद कर लेना, काम बन जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना 12 की तरफ। हे भाई, हाँ चलो बन जाएगा सवाल। पहले ये समझ लेना कि सवाल में क्या क्या दिया है और हमको निकालना क्या है। आना कहता है अधिप्रकाश तरंग की चाल इतना है। अच्छा, प्रकाश तरंग की चाल, पहले ये सोचना, प्रकाश तरंग की चाल यानी भी होगा, भी बराबर कितना है 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। एन बराबर कितना है सर, ये 5 गुने 10 पे पावर 14 है। तो हमसे पूछा साइकिल से हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यानी तरंग दैर्घ्य बोले तो डेल्टा, ठीक है सर। आ जाना, डेल्टा बराबर होता है भी बट्टा एन, यानी तरंग दैर्घ्य बराबर होता है प्रकाश की चाल बट्टा आवृत्ति। ये ऊपर कितना है 3 गुने 10 पे पावर 8, नीचे कितना है 5 गुने 10 पे पावर 14, यही ना है सर, और कुछ नहीं है। आ जाइएगा यहाँ पे जरा आइएगा, वो ऊपर 3 है, नीचे ऊपर 10 पे पावर कितना 8 है, नीचे ये 5 गुने ये 10 पे पावर 14 है, ये 10 पे पावर 14 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 6 गुने 10 पे पावर कितना 8, 8 हो 14, इससे ये कट जाएगा 10 पे पावर 8 से 10 पे पावर 8 कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया सर, ये 3 और बट्टे में 5 और बराबर सॉरी और गुने में कितना 10 पे पावर 6। अब क्या करना है कि इसको भाग दे दो सर। जब इसको इससे भाग देंगे ना, इसको क्या नहीं कुछ नहीं करना, इसको इससे भाग दे दो, ठीक है। भाग दो ना, मैटर खत्म हो जाएगा यहीं पे। 3/5 बच गया ना, ये जब 3/5 को इससे भाग देंगे ना तो इसको ऊपर भेज देंगे, उसको ऊपर भेजो। जब इसको ऊपर भेजेंगे, ये पूरे को ऊपर भेज दो, तो 3 गुने 5 गुने 10 पे पावर -6 कर दो, 3 गुने 5 गुने 10 पे पावर -6 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इसको कर दो सर, ये आपको हो जाएगा 6 गुने 10 पे पावर ये -7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे 5 या 15 और इधर से वो खींचेंगे तो हो जाएगा 7, 10 पे पावर कितना 7 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 6 गुने 10 पे पावर 7 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आए सेंटीमीटर वो है, वो मीटर है रे, तो मीटर वाला होगा। ये रुक जाओ, ये सेंटीमीटर में है लेकिन ये वाला मीटर में है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 11 12 13 की तरफ। 13 नंबर सवाल का कहत है जी, तनी गौर करना। कहता है सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की समस्या स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर पर
त्वरण 16 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। कहता है सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की समस्या स्थिति 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 16 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका आवर्त क्या होगा। ये समस्त स्थिति जो 4 सेंटीमीटर है ना सर, वो हमारा विस्थापन को बताता है। किसको बताता है? विस्थापन को बताता है। विस्थापन कितना हो गया? 4। त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं, ए बराबर कितना हो गया? 16 त्वरण हो गया। हमसे पूछा आवर्तकाल। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई गुने रूट अंडर विस्थापन बटा त्वरण। 2 पाई गुने रूट अंडर विस्थापन बटे में कितना सर? ये त्वरण आ जाइएगा। अब जरा यहां से ऐसे सोचिएगा सर, यहां से ऐसे सोचिएगा, ना देखूं तो ये 2 पाई हो गया गुने रूट अंडर, विस्थापन कितना है? 4, त्वरण कितना है? 16, 4 चौक कितना हो गया? 16। यानी कहने का सेंस है ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया सर ये 2 पाई गुने रूट अंडर 1/4 हो गया, क्योंकि इसको हमने काट दिया 4 बार में। ये हो गया 2 पाई गुने, ये हमारा रूट अंडर 1 का 1 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे पाई बचेगा। पाई का वैल्यू होता है 3.14। इसको कर दो सेकेंड। हो ला ला ला, समझ में आया कि नहीं आया? यही कहता तो है सर कि पढ़ाई कैसे होता है। लोग ना न्यूमेरिकल को बड़ा हार्ड मान रहा था। हमने बोला जिस दिन संदीप कुमार उमताएगा नू तो सब कुछ को आसान कर देगा। ऐसे भी सर वो हर चीज़ आसान है, बट समझाने वाले इंसान आपको अच्छे मिले, ठीक है। कुछ नहीं करना था। ये हमें 4 सेंटीमीटर जो है सर वो विस्थापन दिया हुआ था, ये हमें त्वरण दिया हुआ था। आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई गुने रूट अंडर विस्थापन बट्टा त्वरण। फार्मूला याद नहीं है सर, हम क्या करें? तो फार्मूला याद कर लो, हमने तो लिख दिया ना, याद कर लो। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 14 का कहा रहा है जी, तनी गौर कीजिएगा। कहता है 1 सेकेंड लोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। 1 सेकेंड लोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है जहां जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्थान पर 4.6 मीटर प्रति सेकेंड है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। सर ये कैसे बनेगा? इकरम तो क्वेश्चनों कैसे कैसे है हमको वो न पता चल रहा है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सर जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना, दर्द तो होगा ना, लेकिन सफलता तो जरूर मिलेगा सर, ठीक है। तो अपने अंदर एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं तो बड़ा सा नहीं, तो एक कैपेसिटी नाम का चीज़ होता है, उसे रख ले रहना। पेशेंस नाम का चीज़ होता है, उसे रख ले रहना, और मेहनत बरकरार करते चलना। सिलेक्शन एक ना एक दिन तुम्हारे कदमों में झुकेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है सर। आ जाना। कहता है 1 सेकेंड लोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। कितने सेकेंड के लिए? 1 सेकेंड के लिए लोलक को कितने स्थान पे, एक ऊंचे स्थान पे ले जाया जाता है। इन्हें बोला है एक ऊंचे स्थान पे ले जाया जाता है। जी का मान है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड के स्थान पर ही 4.36 मीटर प्रति सेकेंड है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। देखो हमसे पूछा आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर हमने आपको क्या पढ़ाया है सर? आवर्तकाल बराबर हमने क्या पढ़ाया है? 2 पाई गुने रूट अंडर 1/g, सॉरी यानी 1/g, या फिर विस्थापन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन बट्टा त्वरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको विस्थापन नीचे त्वरण ले लेंगे, आ जाना। इसी को हम लोग लिखेंगे सर ये T1/T2 बराबर रूट अंडर G2/G1, G2/G1 है ना सर। अब क्या करना है, ये T1/T2 बराबर रूट अंडर G2/G1, लेकिन अब क्या करना है सर कि T2 को ऊपर ले चले जाओ, तो T2/T1 का मान कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा सर, क्योंकि एक बार दोलन करेगा तो फिर वापस आएगा, है ना। 2 हो जाएगा। जी का मान कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे देखो अब ये G1 ऊपर चल जाएगा, G1 बट्टा नीचे हो जाएगा G2, क्योंकि ये चेंज किया। देखो T2 नीचे था, हो गया T2 ऊपर, तो G1 ऊपर चल जाएगा, G2 नीचे आ जाएगा। यानी T2/2 बराबर G1/G2,
G1 बट्टा G2, यानी G1 का मान कितना है सर, तो G1 का मान 9.81 है, बट्टे में 4 पॉइंट कितना 36 है। इसको जरा काट छाट कर देना तो हो जाएगा कितना, T2 बराबर यहाँ पे 2 है तो चल जाएगा उधर गुना में 2, इधर गुना में 2 चल जाएगा तो 2 गुने, इसको काट देना सर, ये पॉइंट से पॉइंट को हटा देना, इसको ये 36 कट जाएगा सर, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर में 9 बचेगा, नीचे में 4 बचेगा। ठीक है, आ जाना, इसको जब काटेगा सर तो 2 बचेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, रुक जाओ, ये 2 हो जाएगा, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तुझे न देखूं तो दिल मेरा माने नहीं। चलो, समझ में आया सबको कि नहीं आया सर? शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना सर, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 15 की तरफ। कहता है सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? कहता है सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? स्थितिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के, आवर्त काल के, या इनमें से कोई नहीं? किस पे आधारित है? हमसे पूछा सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? स्थितिज ऊर्जा के, या गतिज ऊर्जा के, या आवर्त काल के, या इनमें से कोई नहीं? जरा बताना सर। देखो, हम जैसे बोले सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो सरल आवर्त गति जो है सर वो हमारा आवर्त काल पे आधारित है। सरल आवर्त गति जो है सर वो हमारा आवर्त काल पे आधारित है। सरल आवर्त गति जो है सर वो हमारा सरल आवर्त काल पे आधारित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। आते हैं सवाल नंबर कितना, तो अब होगा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है कि एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है। एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है तथा ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? हमसे पूछा तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होगा सर? तरंग दैर्घ्य हमसे पूछा जहां पे सर प्रति सेकंड 55 कंपन कर रहा है। तरंग दैर्घ्य हमसे पूछा इतना कंपन कर रहा है प्रति सेकंड, तो v बराबर होता है n। तरंग दैर्घ्य बराबर, तरंग दैर्घ्य बोले तो डेल्टा, रुक जाओ, v बट्टा कितना n कर देना। तरंग दैर्घ्य को हम लोग डेल्टा से इस प्रकार इंडिकेट करते हैं। ठीक है, v बट्टा n, v का मान कितना है सर 330 है, n का मान कितना आवर्त कंपन करता है सर, तो 55 आवर्त कंपन करता है मेरे भाई। अब इसको जरा काट देना सर, तो इसको काटेंगे तो पता है कितना बार में कटेगा सर, 6 × 30 कट जाएगा 6 बार में, यानी कितना ये 6 बार में कटेगा सर। ठीक है, 6 मीटर होगा। तरंग दैर्घ्य बराबर होता है v बट्टा n, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, जहाँ पे कह रहा है सर कि एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन करती है, यानी कि 55 जो होगा सर वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा n का मान हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। जहाँ पे सर हमको v जो है वो वेग जो है वो 330 है, तो वो हमारा v का मान हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर v बट्टा n हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर अगला 17 की तरफ। अब तो देखने से लग रहा है ना कि 17 नंबर सवाल में होबे खतरा, लेकिन जब संदीप कुमार जिंदा है तो काहे को टेंशन है रे। चलो, कहता है आंतरिक गति की चाल निर्भर करती है किस पे? आंतरिक गति की चाल किस पे निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यवस्था पर, या माध्यम की घनत्व पे, या माध्यम की प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पर, या इनमें से तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति पर? किस पे? 17 नंबर सवाल है रे बबुआ। देखो यहां से समझना, हमें पूछा आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है। आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है मतलब वेग। आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है तो ये माध्यम की प्रत्यवस्था पर भी करेगी और माध्यम के घनत्व पे भी करेगी, यानी कहने का सेंस है माध्यम की प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पे करती है। ठीक है, हमसे पूछा आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पे करती है। हमसे पूछा कि आंतरिक तरंगे की चाल निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पे करती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 18 को लेकर के सर। ये 18 नंबर सवाल कहता है ना कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी। सवाल क्या बोला है कि एक तरंग की आवृत्ति इतना है,
तरंग की चाल इतना है, तो हमसे पूछा तरंग दैर्घ्य। हमसे क्या पूछा? तरंग दैर्घ्य। देखो सर, हम अभी जस्ट आपको बताएं कि तरंग दैर्घ्य को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं मेरे भाई। डेल्टा बराबर होता है v/n, जहां पे v हमारा चाल है, 480 चाल है, n हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति कितना है? 120 है। एगो जीरो से एगो जीरो खोपचा में 12×48 4 बार में, कितना बार में कटेगा मेरे भाई? 4 बार में कटेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? तो 19 की तरफ। ये 19 नंबर क्या कहता है? जरा गौर फरमाना, क्योंकि सवाल है सर तो गौर तो फरमाना होगा ही मेरे भाई। चलो सर आते हैं 19। कहता है सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है। किस कण का विस्थापन जो है सर वो धीरे धीरे, अच्छा तो उसका आवर्त काल क्या होगा? कहता है आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटेगा। विस्थापन क्या होती है सर? धीरे धीरे घटती है, तो उसका आवर्त काल क्या होगा? आवर्त काल क्या हो जाएगा? विस्थापन जब धीरे धीरे घटती है तो आवर्त काल क्या हो जाएगा? सवाल तो एकदम सोचने वाला है सर, गंभीर विषय है। देखो सर, विस्थापन जब धीरे धीरे घटती है ना, विस्थापन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्त काल। हाँ, विस्थापन जब धीरे धीरे घटती है सर तो आवर्त काल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है, तो उसका आवर्त काल भी धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना? तो 20 की तरफ। ये 20 नंबर सवाल कहता है कि बिल्कुल नहीं लगेगा फीस, अच्छा से तुम पढ़ लो। कहता है प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो क्षेत्रफल अधिक होता है ना? क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब उसका परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। प्रतिध्वनि सुनाई तभी देगी जब उसका परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। चलो अब आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 20 में 20 कितने लोगों को सही था? जेकर 20 में 20 सही था ओकरा देंगे हम फीस। हाँ ठीक है मेरे भाई, अब जरा बताना सर कि ये 20 में 20 कितने लोगों को सही था, जरा कमेंट करके बता देना। ठीक है, आइएगा जरा 21 नंबर सवाल। कितना नंबर? 21। देखने से तो लग रहा हो कि सर सवाल बड़ा हार्ड है, हमसे ना बनी सर। देखो सर, कहता है ना जो डरा सो मरा, सिंपल फंडा। सिलेक्शन पाना है ना तो अभी से तुम भी जिद्दी बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुकेगा, और ना झुकेगा तो बलजबड़ी संदीप कुमार झुका देगा। आ जाइएगा। कहता है क्या कि 31.50 ग्राम कॉपर सिल्वर नाइट्रेट की जलीय विलयन 108 ग्राम सिल्वर विस्थापित करता है। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 हो तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा? क्या बोला सवाल कि 31.50 ग्राम कॉपर सिल्वर, 31.50 ग्राम कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से 108 ग्राम सिल्वर विस्थापित करता है। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 हो तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा? कॉपर का भार बटा सिल्वर का भार, ऐसे लिखो फॉर्मूला। हाँ, कॉपर का भार बटे में सिल्वर का भार, यही ना, सिल्वर है ना, सिल्वर का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार बटे में सिल्वर का तुल्यांकी भार। आ जाइएगा। अब जरा ऐसे सोचिएगा सर, कॉपर का भार कितना है? कहता 31.50 ग्राम कॉपर, यानी कितना है? कॉपर का भार है 31.50। सिल्वर का भार कितना है? सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन 108 है। अच्छा 108 है सिल्वर, तो हमसे पूछा कॉपर का तुल्यांकी भार। कॉपर के तुल्यांकी भार को x मान लेते हैं, सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 दिया हुआ है। 108 से 108 चल गया खोपचे में सर। अब यहाँ पे क्या बच गया? 31.50 बच गया, बराबर कितना हो गया? x हो गया, यानी x का मान कितना हो गया? 31.50 हो गया, जो कि सर आपको कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि सिल्वर का भार और सिल्वर का तुल्यांकी भार बराबर है।
सिल्वर का भार और सिल्वर का तुल्यांकी भार बराबर है तो कॉपर का भार और कॉपर का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर कितना 22 की तरफ। 22 नंबर क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है समान ताप एवं दाब पर गैसों का समान आयतन में क्या होता है। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में क्या होता है। परमाणु की संख्या समान होती है, परमाणु की भार एक समान होती है, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। हमें कहता है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन, परमाणु की संख्या समान होती है, परमाणु की भार एक समान होती है, परमाणुओं की अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होगा जरा कमेंट कर देना सर। सवाल नंबर 22 बड़ा अच्छा सवाल है, मजा भी आएगा। देखो हमसे पूछा समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन, समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन, तो अणुओं की संख्या समान होगी, ठीक है। हाँ, कहता है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन, तो अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 23 की तरफ। कहता है क्या कि जब विद्युत अपघटन के विलयन से, जब विद्युत अपघटन के विलयन से एक कूलम्ब का आवेश गुजारते हैं, कहता है जब विद्युत अपघटन के विलयन से एक कूलम्ब का आवेश गुजारते हैं तो निक्षेपित द्रव्यमान बराबर क्या होगा। जब विद्युत अपघटन के विलयन से एक कूलम्ब का आवेश गुजारते हैं तो निक्षेपित द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा। देखो सर, जब आपसे बोलेगा निक्षेपित द्रव्यमान, एक कूलम्ब का आवेश गुजारेगा, जब एक कूलम्ब का आवेश गुजारेगा, एक कूलम्ब का आवेश गुजारता है, तो ऐसे केस में निक्षेपित द्रव्यमान जो होगा मेरे भाई वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। चलो आते हैं अगला 24 नंबर। कहता है क्या कि यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो उसे क्या कहते हैं। कहता है यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा, यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे क्या कहते हैं। जब आंशिक रूप से उदासीन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय लवण। कौन लवण कहते हैं, अम्लीय लवण। कब, जब आंशिक रूप से उदासीन होता है तो। सवाल नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अम्लीय का ऑक्साइड होता है कैसा, अम्लीय का ऑक्साइड होता है कैसा, अम्लीय क्षारीय उदासीन क्या होता है, आपको कमेंट करना पड़ेगा सर। अब जरा बताना सर कि ये 25 में, आज के मेगा सेट में 25 में 25 कितना का सही रहा, 25 में 24 कितना का सही रहा, 25 में 20 प्लस कितना का सही रहा, 25 में 15 प्लस कितना का सही रहेगा। प्लीज़ मेरे भाई आप सभी को मेरा कसम कमेंट कर देना ताकि और लंबा लंबा क्लास में लेकर के आऊँ आप सबका कमेंट पढ़ करके, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, बाकी अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। हमारे चैनल पे पहली बार आए होगे तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और हमेशा आपकी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।